ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि यार जो पैंक्रेटाइटिस होता है इसका मतलब क्या होता है। जो आपका पैंक्रियाटाइटिस होता है, पैंक्रेटाइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। कि अगर पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं पैंक्रेटाइटिस। लेकिन अगर अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, अभी थोड़ा मतलब एक्यूट है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। और उसकी हमने कल वजह पढ़ी थी कि अगर पैंक्रियाज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अगर पैंक्रियाज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या होता है, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो अंदर ही उसके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन आता है, अमाइलेज आता है, लाइपेज आता है, बाकी सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे उसके अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं और पैंक्रियाज की तबाही फेर देते हैं। इसको हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। लेकिन अगर आपको बार बार एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो रहा है, आपको बार बार अगर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। ये जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है ये काफी अरसे से हमें होता है, मतलब ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, काफी अरसे से हमें हो रहा होता है। और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें होता क्या है, फिब्रोसिस हो जाती है, बार बार इन्फ्लेमेशन होती है, बार बार हीलिंग होती है, बार बार इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब भी बार बार इन्फ्लेमेशन और बार बार हीलिंग हो रही हो तो क्या होता है, जो टिश्यू होता है उसमें फिब्रस टिश्यूज आ जाते हैं, मतलब उसकी क्या आ जाती है, फिब्रोसिस। तो फिब्रोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है, जो आपका पैंक्रियाज का पैरेनकाइम है, जो आपका पैंक्रियाज का पैरेनकाइम है, इसकी क्या हो जाती है, इसकी आपकी हो जाती है फिब्रोसिस। और इसको हम कहते हैं क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। उसने लिखा हुआ है कि इट इज सेकेंडरी टू रिकरेंट, सेकेंडरी टू रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार होना, कि अगर बार बार आपको अक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। तो इट इज सेकेंडरी टू रिकरेंट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। और ये एमसीक्यूज है कि जो अडल्ट है, जो बड़े होते हैं, इनमें कैसे होता है, जो बड़े होते हैं इनमें कैसे होता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है। तो जो अडल्ट हैं इनमें है अल्कोहल। जो अडल्ट हैं जब वो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, जब वो क्या पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, उसकी वजह से उसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें क्या होता है, उनमें जेनेटिक एक डिजीज है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, बायोकेमिस्ट्री में ये डिजीज लिखी हुई है। और इस डिजीज का नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें आपके एक चैनल होता है, उसकी म्यूटेशन होती है, सीएफटीआर जीन की म्यूटेशन होती है, और इसको हम कहते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें आपको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होता है बच्चों में। और जो आपके अडल्ट हैं, अडल्ट अपनी हरकतों की वजह से पकड़े जाते हैं, मतलब कि वो जब अल्कोहल पीते हैं तो उनको क्या हो जाता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा ये इडियोपैथिक है, हमें इसकी वजह का ही नहीं पता कि क्यों होता है। तो इडियोपैथिक जो बच्चे हैं उनमें आपका सिस्टिक फिब्रोसिस, और जो अडल्ट हैं इनमें क्या है, अल्कोहल है। ये तीनों एमसीक्यूज है, दो एमसीक्यूज है। बच्चों में क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, बच्चों में क्या है सिस्टिक फिब्रोसिस, और आपके जो अडल्ट है इनमें क्या है, अल्कोहल है। ठीक है। तो अच्छा, आवाज नहीं आ रही, बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ डॉक्टर समीना को ही नहीं आ रही, बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही? जी, आवाज क्लियर है, अब आ रही है। ओके ओके, डॉक्टर समीना, आई थिंक आपका इंटरनेट का इश्यू था इसलिए आपको समझ नहीं थी आ रही। ओके, अब आप कहते हैं कि यार इसके जो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मतलब एक पेशेंट है और उसको अगर कोई मसला है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है, तो आपके सामने वो किस तरह लाया जाएगा। तो सबसे पहले उसको क्या होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, सबसे पहले उसको क्या होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है वहां पे उसको क्या हो रही होगी, पेन हो रही होगी। और ये जो पेन होगी दैट विल रेडिएट टू बैक। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो आपका पैंक्रेटाइटिस होता है इसकी जो पेन होती है वो रेडिएट करती है, रेडिएट टू बैक, आपकी बैक पे रेडिएट करती है। आपको मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है लेकिन वो पीछे की तरफ जा रही है, पीछे कमर में जा रही है, तो उसको क्या है, उसको पैंक्रेटाइटिस है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक। उसके अलावा इसको क्या होगी, पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी, इसमें जो पैंक्रियाज होगा वो काम ही नहीं करेगा, तो इसको क्या होगी, पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी। ठीक है, पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी में क्या होगा कि जो इसके पैंक्रियाज है वो कोई किसी किस्म का एंजाइम ही नहीं बनाएगा। तो अब पैंक्रियाज ने क्या बनाना था, लाइपेज बनाना था। पैंक्रियाज ने क्या बनाना था, लाइपेज बनाना था, ताकि जो आपके लिपिड्स हैं वो डाइजेस्ट हो सके। अब पैंक्रियाज ने तो जवाब दे दिया है, जब पैंक्रियाज ने जवाब दिया है तो क्या होगा, आपके जो लिपिड्स हैं, मतलब कि जो आपकी फैट है वो किस में आ जाएगी, वो फीसिस में आ जाएगी। तो फैट इन फीसिस, ठीक है, जो फैट होगी वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी, आपकी जो फैट होगी वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी, और वो किस में आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी आपके फीसिस में, ठीक है, फीसिस में आ जाएगी। और फैट इन फीसिस को हम क्या कहते हैं, फैट इन फीसिस को हम कहते हैं स्टियोटोरिया, ठीक है, स्टियोटोरिया हम किसको कहते हैं, फैट इन फीसिस को। उसके बाद आपके जो विटामिन सॉल्युबल, जो आपके सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन है,
जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है इनकी आपको क्या हो जाएगी, कमी। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है कौन कौन से होते हैं, भला जरा बताना मुझे। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये कौन कौन से होते हैं? तो डॉक्टर अदनान नजीर एक्सीलेंट, आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इसमें आते हैं आपके ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के। जो ए विटामिन ए डी और ई और के जो है ये सारे क्या है, ये सारे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है, और इनकी आपको हो जाएगी कमी। जब आपका पैंक्रियाज काम नहीं करेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, आपको इसकी कमी हो जाएगी, और आपकी फीसिस में क्या आना शुरू हो जाएगा, फैट आना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं स्टियोटोरिया। इसको हम क्या कहते हैं, स्टियोटोरिया कहते हैं। उसके बाद और क्या होगा, बाकी उसने लिखा हुआ है कि इसमें जो अमाइलेज है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अमाइलेज और लाइपेज था इसको हम यूज करते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए। लेकिन इसमें चूंकि जो इन्फ्लेमेशन है वो क्रॉनिक है, बहुत लंबे अरसे से ये मसला चल रहा है, तो जो अमाइलेज और लाइपेज होंगे ये यूजफुल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो आपके अमाइलेज और लाइपेज है इसको सिर्फ हम एक्यूट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉनिक में इसको इसके डायग्नोज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा इसमें और क्या होगा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका कैल्शियम होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। डॉक्टर कुका फातिमा पूछ रही हैं जी के पेज नंबर क्या है। पेज नंबर जो मेरे पास बुक है उसका पेज नंबर है 115, ठीक है। पेज नंबर 115 है पेथोमा की बुक से, ठीक है। पेथोमा हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एड नहीं पढ़ रहे, पेथोमा की बुक से पेज नंबर 115 है। बाकी आप अपने हिसाब से देख ले, जहाँ पे आपकी वो एक्स्ट्रा जीआईटी स्ट्रक्चर की पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है, पूरा चैप्टर है इसका पैथोमा का। अच्छा, इसमें क्या होगी, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगी। इसमें क्या होगी, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगी, मतलब कि जो आपका कैल्शियम होगा वो पैंक्रियाज में डिपॉजिट कर जाएगा। और जब आप इसकी कंट्रास्ट स्टडी कराओगे, जब आप इसकी कंट्रास्ट स्टडी कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको लेक्स पैटर्न ड्यू टू डायलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स। मतलब आपको इस तरह एक पैटर्न मिलेगा, जिस तरह झीलें हैं, बहुत ज्यादा लेक्स है, ठीक है। तो आपको लेक्स पैटर्न मिलेगा, ठीक है, लेक्स पैटर्न मिलेगा। लेक्स पैटर्न क्यों मिलेगा, ड्यू टू डायलेशन ऑफ डक्ट्स। जो आपकी डक्ट्स है वो डायलेट कर जाएंगे, और जब आप उसमें कंट्रास्ट स्टडी कराओगे तो आपको इस तरह लगेगा कि यार इसका ना जो मतलब लेक्स पैटर्न है कि बहुत ज्यादा झीलें बन गई है पैंक्रियाज के अंदर। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस, इसमें हमें एक कॉम्प्लिकेशन मिलती है और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस। देखिए मैंने आपको कहा भी था कि जो आपका पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में आपके सेल्स होते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिन्होंने इंसुलिन ग्लूकागॉन और ये सारी चीजें बनानी होती है। तो जब आपका पैंक्रियाज ही खराब हो गया, आपके पैंक्रियाज में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया, तो आपको क्या हो सकती है, आपका जो इंसुलिन नहीं बनेगी, और आपको क्या हो सकता है, सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। और ये एक लेट कॉम्प्लिकेशन है, मतलब काफी देर बाद आती है, और इसमें इंक्रीज रिस्क हो जाता है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। जो आपका पैंक्रियाज का कैंसर है इसको हम पढ़ेंगे भी अभी, तो इसका इसका जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है तो आप इसको ठीक नहीं करते, तो एक तो आपको डायबिटीज हो सकता है, और इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है। ओके जी। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है इसमें मतलब हमें ये सारी चीजें तो समझ आ गई है। अब आप हमने हमने इसमें ना एक वजह लिखी हुई है कि जो आपका ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है ये होता क्यों क्यों है, तो इसकी कॉजेज क्या क्या है। तो ये कॉजेज हमने कल भी पढ़ी थी, इसको जरा हम आज दोबारा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कल हमने जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, मैंने आपको कहा भी था कि जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या फिर क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस दोनों कराती है। जो आपकी अल्कोहल है ये आपको पैंक्रेटाइटिस कॉज कराती है। इवन के ये एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन काज क्या है पैंक्रेटाइटिस की, तो आपने कहना है अल्कोहल, जो शराब पीते हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये जो अल्कोहल है इसका मतलब ये कैसे कॉज कराती है, इसकी क्या वजह है कि अल्कोहल हमें पैंक्रेटाइटिस कॉज कराती है। तो ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपने यूएसएमएलई करना है, अगर आपने यूएसएमएलई करना है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत अहम है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ एनएलई करना है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। इस देखिए, जो अल्कोहल है, अल्कोहल ऐसा क्या करती है कि आपको पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। तो जो इसमें लिख लें, ठीक है, एक एक तो जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल एक काम क्या करती है, अल्कोहल दो काम करती है। अल्कोहल क्या करती है, आपकी पैंक्रियाटिक स्क्रीशन को इंक्रीज करती है, ठीक है, पैंक्रियाटिक स्क्रीशन को इंक्रीज करती है। अब आप कहते हैं कि यार अगर ये पैंक्रियाटिक स्क्रीशन को इंक्रीज करती है ये तो फिर अच्छी बात है, इंक्रीज कर गई है तो चले अच्छी बात है, लेकिन फिर ये पैंक्रेटाइटिस क्यों कॉज कराती है, तो इसको जरा सुन लें। जो अल्कोहल है ये क्या करती है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को इंक्रीज करती है विद हाई प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, विद हाई प्रोटीन कंटेंट। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें अल्कोहल क्या करती है, प्रोटीन को ज्यादा कर देती है, प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा कर देती है, विद हाई प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन को ज्यादा कर देती है, बट लो फ्लूइड, ठीक है, बट लो फ्लूइड।
जो आपका फ्लूइड है उसको कम कर देती है। अल्कोहल क्या करती है, आपको पता है अल्कोहल कौन सी होती है? अल्कोहल एथेनॉल होती है ना, आपकी जो एथेनॉल है वो अल्कोहल है। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल क्या करती है, एक तो आपकी प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा कर देती है, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा कर देती है, और जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें फ्लूइड कम कर देती है। और ये क्या कर देती है, ये गाढ़ा कर देती है। मतलब कि जो आपका जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। जाहिर बात है, आपने प्रोटीन ज्यादा कर दी है और फ्लूइड कम कर दिया है, तो जो आपका पैंक्रियाटिक जूस होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब वो कंसंट्रेटेड होता है तो वो हो जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि वो वहां पे जमना शुरू हो जाता है। और जब वो प्रेसिपिटेट होता है तो वो एक प्लग बना लेता है, ठीक है, वो पैंक्रियाज के अंदर क्या बना देता है, एक प्लग बना देता है। और जब प्लग बनता है तो क्या होती है, जब प्लग बनता है तो क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब प्लग बनता है तो क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। दोबारा सुने, जब हम अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल क्या करती है, अल्कोहल हमारी पैंक्रियाटिक जो जूस है उसको कंसंट्रेटेड कर देती है, उसको गाढ़ा कर देती है। कैसे गाढ़ा करती है, प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा कर देती है और फ्लूइड को कम कर देती है। जब जाहिर बात है हमने सल्यूट ज्यादा कर दिया और सॉल्वेंट कम कर दिया है, तो जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जब वो कंसंट्रेटेड होगा तो वो प्रेसिपिटेट करेगा और वहां पे प्लग बना लेगा। जब वहां पे प्लग बनाएगा तो पैंक्रियास के अंदर क्या करा देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा देगा। और कल ही हमने पढ़ा था कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। मतलब कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो हमारा ट्रिप्सिन है, ठीक है, जो हमारा ट्रिप्सिन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कॉज करा देगा या फिर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कॉज करा देगा। ओके, अब ये एक कारनामा तो जो आपकी अल्कोहल है वो ये करती है। दूसरा कारनामा क्या करती है, अल्कोहल एक काम क्या करती है, हमारे पैंक्रियाटिक जूस को कंसंट्रेटेड करके उसको गाढ़ा बना के उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कराती है। लेकिन जो आपकी अल्कोहल है ये दूसरा काम क्या करती है, आप हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ जो ओडी होता है ये क्या करता है, ये आपका ड्यूडेनम में होता है और इसने पैंक्रियाटिक जूस और जो आपका बाइल है, ये कॉमन बाइल डक्ट को की सिक्रीशन को इसने कंट्रोल करना होता है। मतलब जब ये स्फिंक्टर इसके स्मूथ में से रिलैक्स करते हैं तो स्फिंक्टर ओपन होता है और हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है या जो हमारा बाइल है वो हमारे ड्यूडेनम में आता है। अब ये जो आपकी अल्कोहल है ये क्या करती है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी को कहती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही रहना है, आपने बंद ही रहना है, ये उसको ओपन नहीं होने देती। जो अल्कोहल है ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी को क्या करके रखती है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, उसको ओपन नहीं होने देती। और जाहिर बात है जब वो बेचारा ओपन नहीं होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी और आपके जो इंजाइम्स है पैंक्रियाज के वो उसके अंदर ही क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा आपका एक छोटू सा काम जो अल्कोहल है वो एक और करती है, और वो ये है कि जो अल्कोहल है इट इज टॉक्सिक टू, ठीक है, ये वैसे ही खतरनाक है, इट इज टॉक्सिक टू एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो कि आपका पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं, उनके लिए ये भी खतरनाक है। तो अगर आपने यूएसएमएलई करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू वर्ल्ड का, कि जो अल्कोहल है ये कैसे आपको पैंक्रियाटाइटिस कॉज कराती है। तो इसके तीन रीजन है। पहले नंबर पे जो आपकी अल्कोहल है ये क्या करती है, आपके पैंक्रियाटिक जूस को गाढ़ा कर देती है, जिससे क्या होता है, प्लग बनता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो आपकी अल्कोहल है ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है और फिर आपका पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो अल्कोहल है इट इज इट सेल्फ टॉक्सिक टू एसिनार सेल्स। ये क्या है, एसिनार सेल्स के लिए भी ये क्या है, टॉक्सिक है। तो इस वजह से ये क्या कर देती है, इस वजह से भी आपको ये पैंक्रेटाइटिस कॉज करवाती है। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर आपने यूएसएमएलई करना है या आपने कोई और एग्जाम देना है, अगर आपने एनएलई देना है तो फिर एनएलई में ये कुछ भी नहीं आता होता, लेकिन अगर आपने यूएसएमएलई करना है तो कल हमने पढ़ा था हाइपरलिपिडीमिया, कि जो हाइपरलिपिडीमिया है ये आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कॉज कराता है। तो इसकी क्या वजह है, देखें, जब आपको हाइपरलिपिडीमिया होगा तो हम इसको सिर्फ सिंपल करके याद रखते हैं, जब आपके ब्लड में लिपिड ज्यादा होगा, जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ये सारी चीजें ज्यादा होंगी, तो जब लिपिड टूटता है तो किस में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ऐसे ही है ना, जब लिपिड को हम तोड़ते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो जब आपको हाइपरलिपिडीमिया होगा तो आपकी बॉडी में फैटी एसिड ज्यादा होंगे, आपकी बॉडी में फैटी एसिड क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ये जो फैटी एसिड है ये क्या है, दे आर टॉक्सिक फॉर योर एसिनार सेल्स, दे आर टॉक्सिक फॉर एसिनार सेल्स। तो ये दोनों जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई। अगर आप यूएसएमएलई करने का इरादा रखते हैं तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है, जो हाइपरलिपिडीमिया ये फैटी एसिड को ज्यादा करता है जो कि क्या है, टॉक्सिक है हमारे एसिनार सेल्स के लिए। और जो अल्कोहल है, जब हम शराब पीते हैं तो शराब क्या करता है, हमारे जो पैंक्रियाटिक जूस है उसको कंसंट्रेटेड बनाता है।
अब आप कहते हैं कि यार हमें ना इसकी थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन हमें इसकी मतलब तस्वीर भी कोई दिखाए। तो मैं आपको ना एक इसकी पिक दिखाता हूँ, फिर आपको इसके और ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की एक मैंने तस्वीर निकाली थी यूवर्ल्ड से। तो ये यूवर्ल्ड की पिक है, या देखिए उसका ब्रांड भी लगा हुआ है यूवर्ल्ड। ठीक है, तो जो आपकी यूवर्ल्ड है उसने बड़ा अच्छे इसमें समझाया हुआ है कि अगर आप क्रोनिक अल्कोहलिज्म करते हैं, आप बहुत लंबे अरसे तक अल्कोहल पीते रहते हैं, तो आप में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो ये आपका प्यारा सा पैंक्रियाज है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस जो उसमें लिखा हुआ है प्रोटीनिशियस क्रिश्चियंस, मतलब कि जब हम अल्कोहल पीते हैं तो जो हमारी प्रोटीन है उसमें ज्यादा हो जाती है पैंक्रियाटिक जूस में। तो जो वो पैंक्रियाटिक प्रोटीन है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर जाती है कैल्शियम के साथ मिलके, और आपको एक प्लग बन जाता है, और उस प्लग को हम कहते हैं कैल्सिफाइड प्लग। तो जब हम अल्कोहल पीते हैं तो प्लग बनता है किसके अंदर, हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे हमें क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए अगर आप गौर करें तो आपका ये नॉर्मल है। ठीक है, पैंक्रियाज में ये आपके एसिनार सेल्स है। एसिनार सेल्स क्या कर रहे हैं, आपका वो बना रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस बना रहे हैं, और आपका काम चल रहा है। लेकिन जब आप अल्कोहल पीते हैं, जब आप वो पैग पे पैग लगाते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें प्रोटीनिशियस क्रिएशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका प्लग बनता है। ठीक है, जब प्रोटीनिशियस क्रिएशन ज्यादा बनती है तो प्लग बनता है और ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और क्या हो जाता है, आपको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपने यूएसएमएलई देना है, क्योंकि इसमें इसके काफी ज्यादा यू वर्ल्ड के क्वेश्चन मौजूद है। ठीक हो गया, तो मुझे शाबाश, जल्दी से बताएं कि जितना हमने पढ़ लिया है बताएं, समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है? जी। जी डॉक्टर अदनान, डॉक्टर काशिफ, समझ आ गई है? चलें जी, तकरीबन डॉक्टर सबको समझ आ गई है। डॉक्टर अदनान को A1 समझ आ गई है, और डॉक्टर काशिफ मंजूर को VIP समझ आ गई है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है अगर समझ आ गई है तो। ओके, हम जरा आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं कि यार अगर क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस को हम ठीक नहीं करेंगे, अगर हम क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस को ठीक नहीं करेंगे, तो जो मरीज होगा उसको कैंसर हो जाएगा पैंक्रियाज का। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज योर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। ठीक है, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। ठीक है, जो पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा है ये क्या है, आपकी कॉम्प्लिकेशन है, किसकी कॉम्प्लिकेशन है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की। अच्छा, इसमें इसमें उसने लिखा हुआ है कि इट इज अडीनो कार्सिनोमा। इसके लफ्जों पे हम जरा गौर करते हैं, अडीनो कार्सिनोमा। तो अडीनो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। एडिन का मतलब क्या होता है, एडिन का मतलब होता है ग्लैंड। ठीक है, एडिन का मतलब क्या होता है, ग्लैंड। मतलब ऐसी चीज जो कि या तो किसी पास्ट में स्क्रीटिंग रही हो, या इन फ्यूचर वो कोई चीज स्क्रीट करना शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं अडीनो। और कार्सिनोमा हमें क्या बता रहा है, कार्सिनोमा का मतलब होता है मलिग्नेंट। जो भी चीज कार्सिनोमा होती है वो हमेशा मलिग्नेंट होती है। और अगर एंड पे सिर्फ ओमा आ रहा हो, अगर सिर्फ एंड पे ओमा आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये चीज बिनाइन है, ये कैंसर बिनाइन है। तो ये क्या है, हमें थोड़ी सी इसकी ये समझ आई है कि अडीनो कार्सिनोमा इधर लिखने का मकसद ये है कि इसमें क्या है, इसमें आपका जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, जो पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज के स्क्रीटिंग सेल्स हैं, उनका कैंसर है। जो आपकी पैंक्रियाज के एसिनार सेल्स हैं, अगर उनका कैंसर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो इट इज अडीनो कार्सिनोमा। ये क्या है, आपका अडीनो कार्सिनोमा है, अडीनो कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। जो पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स हैं, जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, अगर उनका कैंसर हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाएगा। और इट इज मोस्ट कॉमनली, मतलब ज्यादातर जो आपकी पैथोमा है, पैथोमा ने ये लिखा हुआ है कि ये 70 साल के लोगों में होता है। जो पैंक्रियाटिक कैंसर है ये 70 साल के लोगों में होता है। लेकिन जो आपकी फर्स्ट एड है, ठीक है, फर्स्ट एड, FA का मतलब है फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड है उसने लिखा है कि मोर देन 50 ईयर। ठीक है, जो 50 साल से ज्यादा के लोग हैं, उनमें इसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको दोनों बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास पैथोमा नहीं है तो काइंडली फर्स्ट एड से पढ़ लें, बात सेम ही है। लेकिन पैथोमा से पढ़ाने का ये मकसद था कि पैथोमा ने थोड़ा इसको ईजी करके लिखा हुआ है, इसलिए पैथोमा से पढ़ रहे हैं। वरना अगर आपके पास पैथोमा नहीं है तो आप फर्स्ट एड खोल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है इसके रिस्क फैक्टर। इसमें जो पैंक्रियाज का कैंसर है, इसमें इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो ये इसके ऊपर यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है पूरा। अगर आप यू वर्ल्ड क्यू बैंक चेक करें तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि मेजर काज ऑफ या मोस्ट कॉमन काज ऑफ। ठीक है, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, ये पूरा MCQ है, इसको लिख लें। पैंक्रियाटिक कैंसर की सबसे बड़ी वजह क्या है? ठीक है, पैंक्रियाज के कैंसर की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो डेट इज योर स्मोकिंग। ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें पैंक्रियाज के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर इज स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है आपकी पैंक्रियाज के कैंसर की। उसके अलावा क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, अगर आपको बहुत अरसे से पैंक्रेटाइटिस है तो आपको क्या हो सकता है, आपको पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है।
उसके बाद आप कहते हैं कि यार इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जो मरीज होगा वो आपको क्या क्या मतलब कंप्लेन्स लेके आपके पास आएगा। तो क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होंगे, सेम इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, और क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस तकरीबन हर कैंसर में होता है, हर कैंसर में आपको वेट लॉस होता है, और पैंक्रियाटिक कैंसर में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। उसके बाद आपको एक ज्वाइंडेंस होगा, ठीक है, ज्वाइंडेंस हम किसको कहते हैं, यरकान को, ठीक है, ज्वाइंडेंस होगा, लेकिन कौन सा ज्वाइंडेंस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव। ओके, अब इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस कौन सा होता है, देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस का मतलब ये है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जो आपका बाइल है, जो आपका लिवर बाइल बना रहा है, वो मतलब वो आपकी बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो इस तरह के जाइंडेंस को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे कल, लेकिन कुछ आपको बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस होता है, पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि जो आपके फीसिस होते हैं, ठीक है, जो स्टूल होता है इंसानों का, इसका जो ब्राउन कलर होता है वो किस वजह से होता है, जो ब्राउन कलर होता है स्टूल का वो किस वजह से होता है, डॉक्टर खिजर, डॉक्टर नादिया, एक्सीलेंट। स्टर्कोबिलिन, हमारे पास एक केमिकल होता है स्टर्कोबिलिन, ठीक है, स्टर्कोबिलिन हमारे पास एक केमिकल होता है बाइल के अंदर, जो कि हमारे स्टूल को क्या करता है, ब्राउन बनाता है। ओके, वैसे जो हमारा स्टूल होता है वो पीले कलर का होता है, लेकिन जो ब्राउन होता है, ब्राउन क्यों होता है, इट इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिन। ओके, अब एक बंदा है और उसको क्या है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस है, उसको क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस है, उसका जो बाइल है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, वो अंदर ही है। तो मुझे आपने सोच के ये बताना है कि क्या उसके फीसिस में, क्या उसके स्टूल में स्टर्कोबिलिन होगा या नहीं होगा, स्टर्कोबिलिन होगा या नहीं होगा, यस और नो। जाहिर सी बात है उसमें स्टर्कोबिलिन नहीं होगा। जब उसमें स्टर्कोबिलिन नहीं होगा तो जो उसके स्टूल होंगे वो किस कलर के होंगे, पेल स्टूल। उसके जो स्टूल होंगे वो पेल स्टूल होंगे। तो आप अपने पल्ले ये बात बांध लें कि जब भी बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जब भी बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो आपके जो स्टूल होगा मरीज का वो क्या होगा, पेल होगा, पीले कलर का, येलो कलर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें स्टर्कोबिलिन ही नहीं है, जो चीज उसको ब्राउन बना रही थी वो है ही नहीं है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। तो क्या होगा, जो स्टूल होगा वो क्या होगा, पीला होगा। उसके बाद अब मुझे आपने ये बताना है कि अगर एक बंदा है और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस है, अगर एक बंदा है और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस है, तो उसका जो बाइल होगा वो बाहर निकल पाएगा स्टूल के रास्ते या नहीं, जो उसका बाइल होगा वो बाहर स्टूल के रास्ते निकल पाएगा या नहीं, ऑफ कोर्स ही बात है, नहीं निकल पाएगा। जब वो बाइल नहीं निकल पाएगा तो बाइल उसकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। जब बाइल उसकी बॉडी में ज्यादा होगा तो जो बाइल होगा वो किस में आ जाएगा, वो यूरिन में आ जाएगा, वो उसके पेशाब में आना शुरू हो जाएगा, और पेशाब को क्या कर देगा, पेशाब को पेल येलो या ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का कर देगा, पेशाब को काफी उसका कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो पेल येलो जो उसका यूरिन होगा उसको क्या कर देगा, पेल येलो। तो ये अपने पल्ले बांध ले, वैसे हमने इसको कल पढ़ना भी है। जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस होता है तो हमें दो सिम्टम मिलती हैं। जो स्टूल होता है वो क्या हो जाता है, पीला, स्टूल क्या होगा, पीला, और जो यूरिन होगा वो भी पीला हो जाएगा। यूरिन पीला क्यों होगा, क्योंकि बाइल आना शुरू हो गया यूरिन में। ठीक है, जो आपका बाइल है वो किस में आना शुरू हो गया, यूरिन में आना शुरू हो गया। और जो आपके स्टूल है वो क्या हो जाएगा, वो भी पीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्टर्कोबिलिन नहीं जा रहा। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडेंस होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, और उसमें क्या होगा, पाल पेपल गाल ब्लैडर। ठीक है, उसमें क्या होगा, हम उसके गाल ब्लैडर को क्या कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं। तो पाल पेपर गाल ब्लैडर होगा। और अच्छा, अब उसने ये चीजें लिखी हुई हैं कि ये जो आपका पाल पेपर गाल ब्लैडर है ये कब होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा मैं आपको इसका चेक भी करता हूँ आपका नॉलेज कितना है पीछे से। जो पाल पेपर गाल ब्लैडर है उसने आगे लिखा हुआ है आपकी प्रथमा वाले ने कि ये कब होगा, जब ट्यूमर होगा। ठीक है, ट्यूमर होगा, लेकिन ट्यूमर कहाँ होगा, ट्यूमर अराइजेज इन हेड। अगर आपके पैंक्रियाज के हेड के अंदर सिर्फ ट्यूमर है, अगर पैंक्रियाज के हेड के अंदर ट्यूमर है, तो तब आपको सिर्फ गाल ब्लैडर पाल पेपर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आपके जो पैंक्रियाज का हेड है अगर इसमें ट्यूमर है, तो फिर आपको गाल ब्लैडर पाल्पेबल मिलेगा। जरा मुझे बताने की जहमत कोई करेगा कि अगर हेड की हम इसको में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम हेड ही क्यों बात कर रहे हैं। जी, बताना जरा, ये आप, मैंने आपको एनाटॉमी में करवाया भी था, इसका पूरा यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। बता दें, शाबाश, जल्दी बताएं। नहीं पता किसी को, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ हेड में ट्यूमर होगा, ठीक है, अगर सिर्फ, माशाल्लाह डॉक्टर लाइबा भूल गई हैं और बाकी भी भूल के बैठे हुए हैं, दोनों डक्ट्स यहाँ पे नहीं बनती। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि फर्ज करें आपका ये क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज है, और आपकी जो ऊपर से डक्ट आ रही होती है, ठीक है, जो आपकी हिपैटिक डक्ट आ रही होती है, जिसने बाइल
जिसने बाइल लेके आना है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी, जो सिर्फ बाइल लेके आ रही है, वो आपकी हेड से गुजरती है, ठीक है, वो हेड से गुजरती है और उसके बाद आपका अम्पुला ऑफ वेटर बनता है यहाँ पे। तो अगर आपका ट्यूमर हेड में बनेगा तो आपका सिर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस नहीं होगा, उसको उसको पैंक्रियाज की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी, उसको जो गाल ब्लैडर है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, और इस वजह से जो उसका गाल ब्लैडर होगा वो फूल जाएगा और हमें पालपेबल नजर आएगा। दोबारा सुने, अगर हेड में ट्यूमर होगा तो जो उसका बाइल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जो उसका बाइल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जो ब्लैडर है वो हमें पालपेबल फील होगा, ठीक है, उसको हम पल्पेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हेड का ट्यूमर होगा तो पैंक्रियाटिक नहीं मसला आता, पैंक्रियाज की ऑब्स्ट्रक्शन ठीक रहती है। ये मैंने आपको समझाया था बड़े अच्छे तरीके से और माशाल्लाह सारे भूले हुए हैं। चलें कोई बात नहीं है। जो पाल पेपर ब्लैडर है ये कब होगा, जब हमें सिर्फ हेड का ट्यूमर होगा, जब पैंक्रियाज के हेड के अंदर ट्यूमर होगा। लेकिन इसके बाद आपको सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। अगर आपको पैंक्रियाज का कैंसर है तो आपको डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। लेकिन उसने लिखा हुआ है कि अगर ट्यूमर कहां पे हो, बॉडी या टेल में, ठीक है, अगर बॉडी या टेल में ट्यूमर है तो तब ही आपको सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। मैंने आपको ये बताया भी था कि जो आपके ज्यादातर सेल्स होते हैं, जो आपके ज्यादातर सेल्स होते हैं किसके, आइसोलेट सेल्स, जो जिन्होंने इंसुलिन ग्लूकागॉन बनाना होता है, वो कहाँ पे होते हैं, वो आपकी टेल में होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है, टेल में। तो अगर आपको टेल में या बॉडी में ट्यूमर बन गया तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकती है, ठीक है। तो ये पैथोमा वाले ने इसको यहाँ करके लिखा हुआ है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ये सारी चीजें आपने कर लेनी है। ओके, इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन मिलता है, और जिसको हम कहते हैं ट्राउजी साइन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राउजी साइन। ट्राउजी साइन क्या है, देखिए, इसमें ना आपको क्या मिलेगा, इसमें आपकी बुक ने एक वर्ड लिखा है, थ्रोम्बो थ्रोम्बोफ्लेबाइटस, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटस के लफ्जों को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बो का मतलब क्या है, थ्रोम्बस, कि आपको थ्रोम्बस बन गया जी। फ्लेबाइट, ठीक है, फ्लैब का मतलब क्या होता है, फ्लैब का मतलब होता है वेन, ठीक है, फ्लैब का मतलब क्या होता है, वेन, और आइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो हमें इस लफ्ज से तीन चीजें पता चली, थ्रोम्बस, वेन और इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम इसको जरा इकट्ठा करके पढ़ें तो हमें यह पता चला कि जो वेन्स है, वेन्स में इन्फ्लेमेशन भी होगी और वेन्स में क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटस। लेकिन ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटस है ये क्या है, माइग्रेटरी है। ये कभी एक पॉइंट पे है, कभी दूसरे पॉइंट पे है, ये माइग्रेट कर रहा है, कभी एक पॉइंट पे है, कभी दूसरे पॉइंट पे है। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या है कि वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बन गया है, लेकिन वो कभी एक पॉइंट पे है, कभी दूसरे पॉइंट पे है, कभी तीसरे पॉइंट पे है, ठीक हो गया। तो इसका हमें मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम मिलेंगे, मैं करता हूँ इसको रिपीट, सारे को मैं समझाता हूँ आपको। फिलहाल लिख लें, बल्कि बुक पे आपकी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, आपको सोजश मिलेगी, और क्या मिलेगा, अरिथमा, ठीक है, आपको लाल कलर का धब्बे मिलेंगे, अरिथमा मिलेगा, और क्या मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, अरिथमा, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग। लेकिन अब इसको जरा दोबारा हम पढ़ते हैं। जो ट्रोजी साइन है, इसमें इसको हम कहते हैं माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, कि जो मरीज होगा, मरीज के जो हाथ और पांव है, उसमें हमें डिफरेंट जगह पे, मतलब कभी एक जगह पे स्वेलिंग मिलेगी, अरिथमा मिलेगा और टेंडरनेस मिलेगी, कभी किसी और जगह पे मिलेगी, कभी किसी और जगह पे। तो इसको हम कहते हैं माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बस, फ्लेब का मतलब होता है वेन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ये वेन्स की इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बस बन जाए तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और ये क्या होगा, ये माइग्रेटरी होगा, ये कभी एक जगह पे होगा, कभी दूसरी जगह पे होगा, और कभी तीसरी जगह पे होगा। और इसमें हमें तीन साइंस मिलेंगे, स्वेलिंग मिलेगी, अरिथमा मिलेगा और टेंडरनेस मिलेगी, ठीक हो गया। और इस साइन को हम कहते हैं ट्राउजी साइन। और जो ट्राउजी साइन है वो कहाँ पे होता है, वो आपके पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में होता है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार हम अब इसको ठीक कैसे करें, तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, सॉरी, जो ट्रोजी साइन है, ट्रोजी साइन में आपको ये चीजें मिलेंगी। उसके बाद आप कहते हैं कि इसका मार्कर क्या है, ठीक है, हर ट्यूमर का एक डिफरेंट मार्कर होता है। तो इसका जो ट्यूमर मार्कर है, दैट इज योर CA19, ठीक है, CA19-9, ये उस ट्यूमर मार्कर का नाम है, इसको आपने सिर्फ रट्टा ही मार दें। तो ये क्या है, इसका आपने मतलब ये ट्यूमर मार्कर है। और अब आप कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने इसकी करनी है सर्जिकल रिसेक्शन, ठीक है, आपने इसकी क्या करनी है, सर्जिकल रिसेक्शन करनी है। अब आप कहते हैं कि यार सर्जिकल रिसेक्शन तो चलो हम कर देंगे, लेकिन आपकी बुक ने एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड लिखा हुआ है, एन ब्लॉक, ठीक है, एन ब्लॉक। तो एन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एन ब्लॉक का जब भी लफ्ज आ जाए ना, एन ब्लॉक, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट। आपने मुकम्मल तौर पे पैंक्रियाज को उड़ाना है, ठीक है, उसकी रिसेक्शन करनी है। तो सर्जिकल रिसेक्शन इन्वॉल्व्स एन ब्लॉक रिमूवल ऑफ हेड नेक ऑफ पैंक्रियाज। आप उसकी हेड नेक सारा मतलब बॉडी के अलावा हेड और नेक को उड़ा दोगे, और क्या होगा, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसके अलावा प्रोक्सिमल ड्यूडिनम, ठीक है, उसके अलावा आप, हाँ,
इस एन ब्लॉक किसके करोगे, हेड और नेक का, ठीक है, हेड और नेक का आप उसकी रिसेक्शन कर दोगे। और प्रोक्सिमल ड्यूडिनम को भी आपने कट करना है, ठीक है, प्रोक्सिमल ड्यूडिनम को भी आपने उसके साथ कट करना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं विपल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विपल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, विपल प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विपल प्रोसेस। और ये जो कैंसर है, इसको आप जितना मर्जी ठीक कर लो, ये ठीक नहीं होता। तो इसका बहुत वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है। आप इसको जितना मर्जी ठीक कर लो, ये ठीक नहीं होगा। और उसने लिखा हुआ है कि 1 ईयर सर्वाइवल इज लेस देन 10%, कि मतलब 10% से भी कम, 10% से भी कम लोग 1 साल जिंदा रह पाते हैं। अगर एक मरीज है और उसको पेंक्रियाज का कैंसर हो गया है, तो 10% से भी कम लोग हैं जो सिर्फ 1 साल जिंदा रह सकते हैं। तो देखिए कितना खतरनाक है, ठीक है। तो ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। जो ट्यूमर हेड वाली बात है वो रिपीट कर दें। देखें, मैंने आपको ये बताया कि फर्ज करें ये क्या है, आपका पेंक्रियाज है, ठीक है, ये क्या है, पेंक्रियाज, ऐसे ही है ना। ये क्या है, आपकी पेंक्रियाटिक डक्ट है, ऐसे ही है। और ऊपर से आपकी आ रही होती है बाइल लेके डक्ट, ठीक है, आपकी बाइल वाली डक्ट ऊपर से आ रही होती है। अब होता क्या है, और ये क्या है, आपका एम्पूला ऑफ वेटर है, ठीक है, ये क्या है, एम्पूला ऑफ वेटर है, पीछे से मेन पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ऊपर से आपकी बाइल वाली डक्ट आ रही है। अब होता क्या है, अब फर्ज करो आपको हेड वाला बनता है, ठीक है, अगर आपको हेड का ट्यूमर बनता है तो सिर्फ आपका बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आपके पैंक्रियाज की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। पैंक्रियाज की ऑब्स्ट्रक्शन कब होती है, दोनों की ऑब्स्ट्रक्शन कब होती है, जब हमारे एम्पूला ऑफ वेटर में आके स्टोन फंस जाए, ठीक है। तो इसको हमने कल भी पढ़ा था। अगर हेड का ट्यूमर है तो आपका जो बाइल होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइल जो है, बाइल वाली डक्ट ही आगे से ब्लॉक हो गई है। बाइल वाली डक्ट पैंक्रियाज के हेड से गुजरती है। तो क्या होगा, बाइल वाली डक्ट ब्लॉक हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, आपको बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और जब जाहिर बात है बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो क्या होगा, आपका जो वो गाल ब्लैडर है वो फूल जाएगा और आपको पल्पेट हो सकता है, इट विल बी पल्पेबल, वो आपको पल्पेबल फील होगा, ठीक है, आप उसको पल्पेट कर सकते हो अगर आपके हेड में ट्यूमर है। और अगर टेल में ट्यूमर है या बॉडी में ट्यूमर है तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बात रह गई है जो आपकी फर्स्ट एड में लिखी हुई है। फर्स्ट एड और पैथोमा दोनों से मैंने मिला के पढ़ाया है। तो जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड ने सिर्फ एक बात न्यू लिखी है। और जो होते हैं यहूदी लोग, ठीक है, जो होते हैं यहूदी, यहूदियों में बहुत ज्यादा पैंक्रियाटिक कैंसर कॉमन है, यहूदियों में ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि जो काले हैं बेचारे, ठीक है, कालों की किस्मत वैसे ही खराब है, कालों की पूरी दुनिया में वैसी किस्मत खराब है। जो अफ्रीका के लोग हैं वो बेचारे इतने गरीब हैं, वो सारे काले हैं। तो जो अमेरिका के काले हैं, मतलब जो अमीर काले हैं, उनकी भी किस्मत खराब है। मोस्टली जो डिजीजेस होती है वो अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स में होती है, ठीक है। तो जो आपकी यहूदी हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब जो अमेरिका में अफ्रीकन लोग हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स हैं, उनमें भी ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स और यहूदियों में ये क्या है, कॉमन है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो आप इसमें आई होप कि आप कोई पॉइंट नहीं रह गया। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, जो कि यू वर्ल्ड का क्वेश्चन भी है, कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेंक्रियाटिक कैंसर, पेंक्रियाज के कैंसर की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो आपने कहना है स्मोकिंग, आपने क्या कहना है, स्मोकिंग कहना है। अब जरा मुझे शाह बात जल्दी से बताएं कि आपको ये समझ आ गई है, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा समझ आ गई है। फिर हमारा शुरू हो जाता है गाल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट की पैथोलॉजी, वो मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ। चलें जी, किसी को बेस्ट समझ आ गई और किसी को A1 समझ आ गई है, चलें अच्छी बात है। हम आगे जरा चलते हैं और अब हम चलते हैं बुक पे, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पे ज्यादा समझाने वाली बातें थी, अब जरा हम बुक को करते हैं। जो कोरवर्जियर साइन, ये मुश्किल सा एक नाम है, मैं आपको बताता हूँ, ये अभी आएगा भी, कोरवर्जियर साइन क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये आता है, मैं आपको बताता हूँ। सर, इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन अराइज होगा या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। देखिए इसमें मैं आपको डॉक्टर अदनान, इसको हमने कल पढ़ना भी है, जो जॉइंटस होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ना, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसमें आपका जो राइज होता है वो आपका वो होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, जो कंजुगेटिव बिलिरुबिन होता है वो ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट कैसे होगा, क्योंकि इसमें देखे ना ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, आपका लिवर तो सही काम कर रहा है ना, लिवर ने उसकी कंजुगेशन करानी होती है। तो इसमें आपका जो कंजुगेटिव बिलिरुबिन होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जब लिवर में मसला आता है उस तब आपका इंडायरेक्ट ज्यादा होता है। इसको हमने पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, कल ये पूरा टॉपिक है जॉइंडेंस का। तो इसको